इंदौर में मतदान बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। 3 जगह हिंसा की छिटपुट घटनाएं हुई हैं। कल रात राऊ में जबरदस्त हिंसा हुई, उसके बाद महू में आज हिंसा की खबर आई और इंदौर 4 नंबर विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ गए। इसके अलावा अब जैसे जैसे मतदान अपने अंतिम चरण की तरफ जा रहा है, इंदौर में सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई। जो संवेदनशील बूथ हैं या जो इलाके हैं, वहां पर सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है और बूथ की तरफ सिर्फ जो वोटर हैं उन्हें जाने की अनुमति दी गई है और किसी को भी नहीं। 9 विधानसभा हैं इंदौर में और उनमें से 5 शहरी, 4 ग्रामीण। लेकिन अब देखना यह होगा कि ये बीजेपी का गढ़ जो इंदौर है, वहां से कैलाश विजयवर्गीय को उतारा गया है संजय शुक्ला के मुकाबले, क्योंकि संजय शुक्ला कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं। पिछली बार वो जीत कर आए थे। कैलाश विजयवर्गीय की जिम्मेदारी पूरे इंदौर की इन 9 की 9 सीटों पर बीजेपी को जिताने की है। उन्हें केंद्र से भेजा गया है। 2 युवा नेता इंदौर से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। पहली बार दोनों चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं। गोलू शुक्ला और पिंटू जोशी, दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर चल रही है। दोनों की छवि अच्छी है, दोनों का युवा आधार बहुत ही अच्छा है। और इसके अलावा 2, एक कांग्रेस और एक बीजेपी के नेता हैं, तुलसीराम सिलावट और जीतू पटवारी। तुलसीराम सिलावट बीजेपी में आ चुके हैं, कांग्रेस में मंत्री थे, बीजेपी में मंत्री थे, अब वो लड़ रहे हैं। और जीतू पटवारी कांग्रेस के। तो अब बड़ा ही दिलचस्प यहां पर होने वाला है। क्या स्थिति छत्तीसगढ़ में है, हम जानने के लिए चलते हैं हमारी सहयोगी अर्पिता के पास। शुक्रिया सईद जी। और कहते हैं ये जो जबलपुर जहां पर मैं मौजूद हूं, यहाँ पर खोए की जो जलेबी है वो बहुत फेमस। आप तो यहाँ के हैं भी, इंदौर के, आपने भी जरूर टेस्ट किया होगा। जो चुनाव है वो भी ऐसी ही जलेबी की तरह होती है, अंत तक पता नहीं चलता कि जीत की मिठास किसके मुंह लगने वाली है। लेकिन ये बहुत दिलचस्प यहाँ पर मुकाबला है। पर्यटन के लिहाज से इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और अगर हम इसे देखें तो ये कांग्रेस का गढ़, एक टाइम पे बीजेपी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन आदिवासियों की नाराजगी झेलनी पड़ी और उसके बाद ये सीधे तौर पर नुकसान जो है बीजेपी ने पिछले चुनाव में उठाया है। 38 सीटें महाकौशल रीजन जहां पर मैं हूं यहां से आती हैं। यहाँ पिछली बार 24 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी, 13 बीजेपी के खाते में गई थी। 11 सीटों का एक तरीके से कहिए तो नुकसान जो है वो बीजेपी को हुआ था और उसका खमियाजा भी चुनाव में दिख भी रहा था सीटों के लिहाज से, अगर आप पूरी तरीके से देखें तो। उसलिए पूरी कोशिश यहां पर रही चुनावों में किस तरह आदिवासियों को साधा जाए। लगातार रैलियां हुई, 165 रैलियां करीब करीब शिवराज सिंह चौहान ने की, वो पूरी तरह से मैदान में उतरे हुए थे। कमलनाथ ने पूरा मोर्चा उठाया था। छिंदवाड़ा सीट यहां से आती है जहां पर पिछली बार 7 में से 7 सीट उन्होंने जीती। जबलपुर में 8 सीटें आती हैं, बराबर बराबर का मामला रहा। बीजेपी के पास 4 और कांग्रेस के पास भी 4। इस बार क्या होता है, मतदाता निकल रहे हैं मतदान करने के लिए। वोट प्रतिशत आगे सब विस्तार से आपको बताएंगे। ये 5 स्टूडियो हमारे बने हुए हैं, आज तक की स्पेशल कवरेज है। सीधे आपको जरा रायपुर लिए चलते हैं, वहां पर हमारे सहयोगी नेहा बातम इस वक्त मौजूद है। धन्यवाद अर्पिता। मेरी मौजूदगी रायपुर स्टूडियो में है और छत्तीसगढ़ का ये रायपुर जो कि राजधानी है, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि आज हम यहाँ पर क्यों मौजूद हैं। आज यहाँ पर दूसरे चरण का 70 सीटों पर, जो कि 19 जिलों में 70 सीटें हैं, उसके लिए मतदान की प्रक्रिया जारी है। पहले चरण का जो चुनाव हुआ था उसमें 20 सीटों पर मतदान किया गया था और आज जो 70 सीटें हैं उसमें पिछली बार कांग्रेस ने 51 सीटें, बीजेपी ने 13 सीटें और अन्य ने 6 सीटें हासिल की थी। तो क्या यही रिकॉर्ड दोहरा पाएगी कांग्रेस, या फिर पिछली बार से कम सीटें आएंगी, या फिर बीजेपी को फायदा होगा? ये अपने आप में यहाँ पर एक दिलचस्प फाइट बनी हुई है, क्योंकि भूपेश बघेल सीधे तौर पर कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण चेहरा है। उन्हीं के चेहरे के साथ इस बार चुनाव में उतरी है कांग्रेस। लेकिन अंदर ही अंदर जो टीएस सिंहदेव के विरोध के स्वर बार बार सामने आते हैं, वो कहीं ना कहीं डेंट डालते हैं पार्टी की छवि पर, उनकी एकता पर। और उन्होंने जिस तरीके से कहा कि सामूहिक तौर पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, भले ही कैप्टन भूपेश बघेल हो, लेकिन ये एक कलेक्टिव फाइट है। ये एक ऐसा चुनाव है जिसमें हम सबका योगदान है। और ऐसे में अब तक क्या कुछ हुआ है एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं, क्योंकि भले ही 5 राज्यों में 2023 में चुनाव हो रहे हो, लेकिन 3 ऐसे अहम राज्य हैं जिसमें से 2 को आज हम कवर कर रहे हैं। उसमें कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण रहने वाले हैं?
दिसंबर के बाद क्या मैं ये कहूं कि अगले मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री भी शिवराज सिंह चौहान ही भाजपा की तरफ से होंगे? जनता पार्टी तय करेगी, जनता और पार्टी। मैंने पहले से ही कहा है, मैं सीएम के रेस में नहीं हूँ, ना मैं कभी था ना आज हूँ। बीजेपी को कुछ कहने लायक नहीं बचता। ये हिंदू ले आते हैं, मंदिर ले आते हैं, ये अपनी बात करें, अपनी उपलब्धियों की बात करें। है ना माननीय मोदी जी का चेहरा, उससे बड़ा चेहरा कौन है भाजपा में? उससे कोई बड़ा चेहरा हो तो बताओ। हर हालत में 130+। मैं कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि मुझे चुनाव लड़ना, तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो उस परिस्थिति और उस गेम में जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा कारगर माना जाता है, वो उस मैच का मैन ऑफ द मैच। अरे एक तरफा है यहाँ, दो तरफा भी नहीं है। आधे घंटे पहले भी इनको मैं बताया हूँ। किसी को मेरे काउंटर में आने से मना करने के बजाय आप मेरे काउंटर में आके मुझे बोलोगे आप। तो है तो जो अपने आप को अधिकार साबित कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ जिससे हम तुम्हारे बाप। तो कोई सीएम पद पर वापसी करने का ख्वाब देख रहा है, कोई ये सोच रहा है कि बाजी पलटेगी, उसके हाथ बाजी लगेगी। आज ये सबसे बड़ी कवरेज आप आज तक पर देख रहे हैं। 5 स्टूडियो सोचिए एक साथ है आपके सामने, हर जगह की खबर, तमाम रिपोर्टर्स जो चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। बुधनी लिए चलेंगे आपको, जहां से रवीश पाल सिंह, अशोक सिंगल हमारे साथ छिंदवाड़ा से बने हुए हैं, हमारे तमाम सहयोगी, इसमें ऐश्वर्या हमारे साथ नरसिंहपुर से जुड़ गई हैं, हमारे साथ हिमांशु मिश्रा ग्वालियर से जुड़ गए हैं। तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कि वोट प्रतिशत क्या है। तो अभी तक के मिले आंकड़ों के मुताबिक आपको बता दें, अभी तक जो वोटिंग हुई है मध्य प्रदेश में, उसके आंकड़े सामने आ गए हैं। मध्य प्रदेश में 1 बजे तक 45.4% वोटिंग हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा सीहोर इलाके में 53% वोटिंग हुई है। 1 बजे तक 45.4% वोटिंग हुई है। अगर आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है, जरूर वोट डालने निकलिए। लोकतंत्र में ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और ये देखिए 45.4% यहाँ पर वोट पड़े हैं 1 बजे तक मध्य प्रदेश में। सीहोर में 53%, आगरमालवा में 52.73, रतलाम में कम पड़े हैं 51.51, देवास में वही 50% के आसपास। अब मध्य प्रदेश के सीहोर में आप देखिए सबसे ज्यादा 53% वोट है, आगरमालवा में 52% है। और ऐसे ही अशोक सिंगल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त छिंदवाड़ा से जुड़ रहे हैं सीधा। अशोक, आपने कमलनाथ से भी बात की थी, वो बार बार कहते हैं कि राम, हिंदू, मुस्लिम ये लेकर आते हैं, अपने बारे में बताओ क्या काम किया है वो गिनाओ। लेकिन कुल मिलाकर जो स्थिति है वो एक्सपर्ट हो, रिपोर्टर हो, तमाम लोग हो, यही कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। मतलब हाई थ्रिलर सस्पेंस की तरह, किसी वर्ल्ड कप के, न्यूजीलैंड के साथ ही देख लीजिए, हालांकि इंडिया ने बहुत पहले ही हरा दिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे अंत तक जिसको कहते हैं आखिरी गेंद वाली बॉल साबित हो रही है, क्रिकेट मैच साबित हो रहा है। बिल्कुल अंजना, आप किसी चौराहे पे चले जाइए, किसी रिक्शा वाले से बात कीजिए, किसी दुकानदार से बात कीजिए, आम आदमी से बात कीजिए, सब कोई ये कह रहा है कि कांटे की टक्कर है। 2018 की जो स्थिति की अगर बात की जाए अंजना, उस वक्त भी बहुत वन साइडेड चुनाव नहीं था, ना किसी के फेवर में था ना किसी के खिलाफ था। बेशक कांग्रेस सीटें ज्यादा लेके गई थी, लेकिन बहुत नेक टू नेक स्थिति थी। और इस बार भी यही सब लोग कह रहे हैं, एक आदमी नहीं मिलेगा आपको सड़क पे, या किसी भी कोई महिला से पूछिए, पुरुष से पूछिए, हर आदमी यही कहता है कि कांटे की टक्कर है, बहुत टाइट मुकाबला है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बीजेपी ने पूरे जाल बिछा रखा है, पूरी मेहनत की उन्होंने, केंद्रीय नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा, सांसदों को उतारा। और बीजेपी जो रणनीति बनाती है, कांग्रेस ने भी उसी रणनीति को फॉलो करना शुरू किया। कर्नाटक चुनाव के बाद, जिस दिन से कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी के पैटर्न पे चुनाव लड़ा, उसी ढंग से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। नीचे स्तर पर अपना बूथ मैनेजमेंट से लेके तमाम कार्यकर्ताओं तक, डिप्लॉयमेंट केंद्रीय नेताओं का या दूसरे राज्यों से नेताओं को ला करके डिप्लॉय करना अलग अलग सीट पे, तो उसी पैटर्न पे। मुद्दों की बात की जाए तो कर्नाटका में कोशिश की थी बीजेपी ने, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने, कि लोकल इश्यूज पे कंसंट्रेट किया जाए, लेकिन वहां पे बजरंग बली तमाम मुद्दे आए थे। और मध्य प्रदेश के चुनाव की भी अगर बात की जाए, यहाँ पर लोकल इश्यूज के अलावा कांग्रेस बीजेपी आपस में आरोप प्रत्यारोप लगाए, वो काम को लेके, विकास को लेके, लेकिन उसके बावजूद भी राम मंदिर का मुद्दा आया, हिंदुत्व की बात की गई, उसी पैटर्न पे कमलनाथ ने भी
बीजेपी के ऊपर पलटवार किया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है बीजेपी स्टाइल में कर्नाटक के बाद से चुनाव लड़ती दिख रही है, लेकिन उसके बावजूद भी 18 साल के शासन के बाद बीजेपी के अभी भी कांटे की टक्कर यहां बनी हुई है। हर आदमी इसी बात का चर्चा कर रहा है। बिल्कुल अशोक, और देखिए अभी तक की परिस्थिति को अगर देखें तो सीधे चित्रा आपके पास चलते हैं। आप अमित भारद्वाज से बात कर सकती हैं, वो दतिया से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अभी तक अगर 1 बजे तक 45% के ऊपर वोटिंग हो गई है तो और जरा जोर लगाएं तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में काफी तेज शुरुआत हुई है वोटिंग की। को क्रॉस कर जाता है दोपहर 1 बजे तक मतदान, तो ये अच्छी खबर हो सकती है। हालांकि कुछ ऐसे भी हिस्से हैं जहां पर मतदान प्रतिशत अच्छे होने की खबर सामने नहीं आई है और हिंसा एक बड़ी वजह इसके पीछे की बताई जा रही है। सुबह 7 बजे से एमपी में वोटिंग हो रही है और सुबह 8 बजे से छत्तीसगढ़ में मतदान हो रहा है। कई ऐसे संवेदनशील इलाके हैं जहां पर दोपहर 3 बजे तक ही वोटिंग होगी, लेकिन कुल मिलाकर मुकाबला बेहद जबरदस्त है। और आज के 3 बड़े बयानों का अगर मध्य प्रदेश के मैं जिक्र करूं तो उनमें से शिवराज सिंह चौहान वो कहते हैं कि जो भी जिम्मेदारी मुझे पार्टी देगी मैं उसको निभाने के लिए तैयार हूं। लाडली बहना योजना की बात करते हैं, लखपति बनाने का ख्वाब एक बार फिर से दिखाते हैं वोटिंग के दौरान। उसके बाद बयान आता है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, जहां ग्वालियर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। यहीं से थोड़ी दूर पर जब वो वोट डालने के लिए पहुंचे हुए थे तो उनकी ओर से कहा गया कि भैया मैं तो सीएम के रेस में नहीं हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रचंड तरीके से अपनी सरकार बनाने जा रही है। छिंदवाड़ा में पहुंचे कमलनाथ, अशोक सिंघल ने उनसे बातचीत की तो वो वहां पर कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी और उनके बेटे नकुलनाथ तो 7 तारीख देते हैं जब कमलनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। तो अपने आप में आरोपों का दौर भी जारी है और मुख्यमंत्री को लेकर भी अलग तरह की खींचतान इस वक्त देखने को मिल रही है। हालांकि संभल कर बोलते हुए भी नेता दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दतिया लेकर चलते हैं जहां से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा चुनावी मैदान में हैं और इसी ग्वालियर चंबल रीजन का वो हिस्सा है। अब दतिया में मुख्य मुकाबले में तो कांग्रेस बीजेपी है। अब दतिया के आतंकवादी हैं ये बता रहे हैं। अमित, आपने बातचीत की है वहां के जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, मैं लौटूंगी इस सवाल पर, लेकिन उसके पहले दिखा देते हैं शिवराज और कमलनाथ ने अपनी अपनी जीत को लेकर किस तरह के दावे किए हैं और मतदान करने के बाद उन लोगों की ओर से क्या बयान दिया गया है, सुन लेते हैं। उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। 16.5 सालों के मुख्यमंत्री से मैं बात कर रहा हूं शिवराज सिंह चौहान से। एक आखिरी सवाल, 3 दिसंबर के बाद क्या मैं ये कहूं कि अगले मुख्यमंत्री भावी मुख्यमंत्री भी शिवराज सिंह चौहान ही भाजपा की तरफ से होंगे? जनता पार्टी तय करेगी, जनता और पार्टी। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, ऊपर से लेके नीचे तक। बेरोजगारी, 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार है और उनकी भविष्य की कोई उम्मीद नहीं है और यही नौजवान मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। किसानों की समस्या, आज किसान भटक रहा है खाद के लिए, किसानों के साथ अन्याय, ये सब बातें जनता के सामने। क्या जनता की आंखें बंद है? मैंने पहले से ही कहा है मैं सीएम के रेस में नहीं हूँ, ना मैं कभी था ना आज हूँ। आप लोगों ने बार बार मुझे पूछा है, 2013 में भी, 18 में भी और आज भी पूछ रहे हैं। तीनों बार मैंने कहा है कि मैं सीएम के रेस में नहीं हूँ। अपने दावे हैं, लेकिन दतिया जल्दी से आपको लेकर चलते हैं। अमित भारद्वाज हमारे संवाददाता वहां पर जुड़े हुए हैं। वोटिंग पैटर्न बताइए, अभी की क्या स्थिति है? सबसे ज्यादा किस मुद्दे की गूंज आपको उस इलाके में दिखाई दे रही है, अमित? चित्रा, देखिए लंबी कतार जो पोलिंग स्टेशन के बाहर लगी हुई है, ये बड़ो कला गांव है, बहुत बड़ा गांव, लगभग 4000 के आसपास यहाँ पे पोलिंग है। ये लंबी कतार अपने आप में जवाब देती है कि कितना उत्साह है वोटर्स के अंदर। और गांवों में इस बार बार हमें जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि चुनाव ऐसा लग रहा है जैसे प्रधानी का चुनाव है, वार्ड का चुनाव है, यानी कि जहां पे उत्साह ज्यादा होता है वोटर्स बड़ी संख्या में बाहर निकल के आते हैं। ग्रामीण इलाके में हम इसलिए आए हैं चित्रा, ये समझना चाह रहे थे कि जो शहर का पैटर्न है क्या वही गांवों में भी असर दिखा रहा है। गांव में आने के बाद 2 चीजें हमें पता चल रही हैं। नंबर 1 कि जाति का जो फैक्टर है वो इस चुनाव में दतिया में बहुत डोमिनेट कर रहा है, यानी कि जो जातिगत पोलराइजेशन जिस तरह से पार्टियों ने, अलग अलग पार्टियों ने की है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो बिल्कुल सटीक बैठता हुआ दिख रहा है। अगड़ी जातियों का वोट किस तरफ जा रहा है, पिछड़ी जातियों का वोट किस तरफ जा रहा है, बिल्कुल ये पार्टी लाइंस पे डिवाइडेड आपको दिखाई देगा। और महिलाओं में उत्साह जरूर है। कई
कई जगह पे बहुत ज्यादा बिल्कुल स्ट्रैटेजिकली इलेक्शन कमीशन के लोग काम कर रहे हैं, यानी कि महिला वोटर्स आ रही हैं तो उनको फटाफट वोट दिलाया जा रहा है। एक अहम बात चित्रा, चलते चलते जरूर कहूंगा कि गांवों की तरफ बेरोजगारी जैसे मुद्दा आपको सुनने को मिलेगा, रेजोनेट करेगा वोटर्स में। इसके साथ साथ कोई सर्टेन फैक्टर के भय की बात करते हुए वोटर सुनाई देते हैं। अब ये कौन सा भय है, कैसा भय है, ये तो 3 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन शहरों से हटकर गांव में आने के बाद जाति का फैक्टर और इसके साथ साथ कई सारे और मुद्दे जो दतिया के लोकल मुद्दे हैं या युवाओं के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे आपको वोटर्स के अंदर सुगबुगाहट सुनने को मिल रही है। हालांकि हमने सुबह जब आज तक ठीक है, इंदौर जरा लेकर चलते हैं। सईद अंसारी वहां से हमारे साथ जुड़े में। ठीक है, आपकी बात हमें समझ में आ गई है। अब देखना होगा कि कौन सा मुद्दा ज्यादा असर करता है, कांग्रेस और बीजेपी के दावों में कितना दम दिखता है। लेकिन अहिल्याबाई की नगरी में मौजूद है सईद अंसारी, वो खुद इंदौर से ताल्लुक रखते हैं। सुबह सुबह पोहा और जलेबी खाकर उन्होंने अपनी शुरुआत कर दी है। वहां के मुद्दे बड़े क्या हैं सईद, और क्या जानकारी इंदौर को लेकर हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे? चित्रा, विकास क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है इंदौर। क्यों? क्योंकि इंदौर लगातार स्वच्छता के मामले में छक्का लगा चुका है। 6 बार से देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर बना है। इंदौर वालों में जागरूकता बहुत ज्यादा है। हिंदू मुसलमान यहां पर चलता नहीं है। बहुत कम एक विधानसभा ऐसी है जहां पर मुस्लिम हैं, मुसलमान हैं, उनका थोड़ा बहुत असर है, लेकिन उसके अलावा यहां कुछ है नहीं। जो हिंदू मुसलमान है वो मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन यहां पर हम ये बता दें आपको कि 3 जगह हिंसा हुई है। हम शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी ने इस बार अपना उम्मीदवार तो नहीं घोषित किया है, लेकिन जबरदस्त उन्होंने कमबैक किया है लाडली बहना के द्वारा। रवीश, क्योंकि रवीश उनके विधानसभा क्षेत्र से सुबह से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवीश, आपको लगता है कि दिल्ली से फौज उतार देने के बाद भी शिवराज सिंह चौहान ने जैसे ही प्रचार में वो उतरे, उन्होंने सबसे लीड ले ली, और यही शिवराज की खास बात है। वो विशेषता क्या है शिवराज सिंह चौहान की? रवीश, बिल्कुल सही, एकदम सही कहा आपने। और इससे पहले कि मैं आगे कुछ बात बताऊं, लेकिन मैं आपको सबसे पहले आंकड़े बता देता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मतदान जो है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में हुआ है। 1 बजे तक का जो आंकड़ा है वो 53% है। और उसमें भी अगर आप देखें तो जो शिवराज सिंह चौहान की कॉन्स्टिट्यूएंसी है बुधनी, वहां पर 54% मतदान हुआ है। ये सबसे ज्यादा मतदान है मध्य प्रदेश में, और ये बता रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता कहीं ना कहीं अभी भी बरकरार है, क्योंकि सुबह से वो अपने क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं और वो मतदान की अपील लोगों से कर रहे थे। और क्योंकि बड़ी संख्या में जो महिलाएं आ रही हैं वोट डालने के लिए, उसे जोड़ करके देखा जा रहा है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से। बहरहाल, जो आपने बात की मैं उसे आगे बढ़ाता हूं। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक तरीके से पर्दे के पीछे काम कर रहे थे चुनाव आचार संहिता लगने से पहले तक। वो लगातार इस बात को लेकर के अटकलें लग रही थी कि शिवराज सिंह चौहान का इस बार ना जन आशीर्वाद यात्रा में प्रमुख नाम है, ना उनके नाम को प्रधानमंत्री के मंच से लिया जा रहा है। कार्यकर्ता महाकुंभ जब 25 हम दोबारा आपके पास आएंगे और बातचीत आपसे करेंगे। रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। इंदौर में मतदान बहुत तेजी से अब जैसे जैसे खत्म होने की तरफ जा रहा है बढ़ गया है। शांति है। 3 जगह छिटपुट हिंसा हुई थी, वो सब कंट्रोल कर ली गई है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है, सीधे हमारी साथी नेहा बाथम के पास आपको लिए चलते हैं। ओवर टू यू नेहा। धन्यवाद शहीद, आपने इंदौर की तारीफ में इतने कसीदे पढ़े कि अब जाहिर तौर पर वहां कई लोग जाने के इच्छुक हो जाएंगे। लेकिन इस बीच रायपुर में मेरी मौजूदगी है और रायपुर में हम आपको सुबह से ही ये बता रहे हैं कि कैसे अब बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेते हुए लोग, और 36% मतदान हो चुका था 1 बजे तक, जो हमने आपको आंकड़ा बताया था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये आंकड़े सामने आते जाएंगे हम आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे। लेकिन बीच ये आपको बता दें कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और साथ ही 10 मंत्री ऐसे हैं जो आज इन 70 सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसमें भाजपा के केंद्रीय मंत्री हैं, भाजपा के 2 अन्य MP हैं, यानी कि फुल फोर्स में यहाँ पर फ्रंट फुट में भाजपा अपनी किस्मत आजमाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि कोई चेहरा नहीं है, कमल के नाम पर, मोदी जी के चेहरे के नाम पर अब यहाँ पर वोट बटोरती हुई भाजपा दिखाई दे रही है। लेकिन क्या ये भाजपा के फेवर में साबित होगा या फिर
किस तरीके से अब भूपेश बघेल वर्सेस जो टीएस सिंहदेव की फाइट हम दिखाई दे रहे हो, कहीं ना कहीं इनके वोटों में भी डेंट डालती हुई दिखाई देगी। क्योंकि अगर आप इतनी स्ट्रांग है, इतने मजबूत है कांग्रेस एज अ पार्टी छत्तीसगढ़ में, तो फिर आपसी ये जो कलेश है, आपसी ये जो मनमुटाव है, इसे क्या दरकिनार करके इस चुनाव में नहीं उतरना चाहिए था? ये एक बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी के लिए बनकर उभर रहा है। दोनों के बीच किस तरीके से बयानबाजी हुई, सुबह से ही सुनिए। अरे आत्मविश्वास और बढ़ा है। हाँ। जो मेहनत किए हैं और लोगों का जो रिस्पांस मिला है, और जो विश्वास छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस में किया है, तो विश्वास और बढ़ा है। हम लोग जो भी काम करते हैं किसी एक क्षेत्र के लिए नहीं करते। अगर मेरे को स्वास्थ्य विभाग में काम करने का अवसर मिला है सरकार में, तो मैं सरगुजा में काम नहीं करता। सिर्फ मेरी जवाबदारी छत्तीसगढ़ के लिए। मैं अगर मेडिकल एजुकेशन विभाग के मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहा हूं, तो मेरी जवाबदारी सरगुजा की नहीं है। सिर्फ सरगुजा में पैन छत्तीसगढ़ आप कह रहे हैं कि ऑब्वियसली जो हम लोग काम करते हैं तो पूरे छत्तीसगढ़ में काम करते हैं। नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम किया, तो मैं सरगुजा में ये काम नहीं करता था। और विराट कोहली की विशेषता, बहुत बड़ी उपलब्धि उस मैच में थी 50वां शतक का, बहुत बड़ा कीर्तिमान। तेंदुलकर को उन्होंने पार किया, 49 सेंचुरीज तेंदुलकर के थे। और उनका स्ट्राइक रेट अगर आप देखेंगे तो श्रेयस अय्यर से कम था, लेकिन कंसिस्टेंटली करेंगे तब फिर कोहली के बराबर आ सकते हैं। और मैन ऑफ द मैच इवेंचुअली ये दोनों सेंचुरियन के ऊपर कौन बने? शमी जी। तो उस परिस्थिति और उस गेम में जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा कारगर माना जाता है, वो उस मैच का मैन ऑफ द मैच। तो आपने देखा किस तरीके से टीएस सिंहदेव जो कि डिप्टी सीएम है, उन्होंने ये कहा कि सीएम तो कोई भी हो सकता है, ये सभी दरवाजे अभी खुले हुए हैं। लेकिन उन्होंने उस मैच का भी जिक्र किया जिसमें मोहम्मद शमी मैन ऑफ द मैच बने अपने अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से। यानी उनका ये कहना था कि कप्तान कोई भी हो, अगर अच्छा परफॉर्मेंस होगा तो सीएम किसी को भी बनाया जा सकता है। सीधे आपको लिए चलेंगे इस वक्त जबलपुर में मेरी सहयोगी अर्पिता के पास। बिल्कुल नेहा, और यहाँ यही खेल है। यहाँ मध्य प्रदेश में तो स्थिति नहीं समझ में आ रही कि यहाँ बीजेपी का कप्तान कौन है। मैन ऑफ द मैच को ही कप्तान बना दिया जाएगा, वो कैसे डिसाइड होगा कि मैन ऑफ द मैच कौन है? हमारे साथ यहाँ पर दो पत्रकार भी हैं, चेतन भट्ट और रविंद्र दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, मैन ऑफ द मैच तो मैन ऑफ द मैच ही कप्तान होगा, या कप्तान कौन हो सकता है? ये बड़ी दुविधा सी स्थिति है मध्य प्रदेश में। नहीं, देखिए, कांग्रेस में कोई दुविधा नहीं है। कमलनाथ एकमात्र नेता हैं जो मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके बीच में वोटिंग। हाँ, बीजेपी की जहाँ तक बात है, बीजेपी में भी तय नहीं है, क्योंकि पूरा जो चुनाव है वो मोदी के मुंह पे। मैन ऑफ द मैच कौन लग रहा है? मैन ऑफ द मैच कह नहीं सकते हैं, क्योंकि देखिए बीजेपी किस तरह की स्ट्रेटेजी बनाती है, कहना बड़ा कठिन है। शिवराज सिंह बहुत निश्चित तौर पे बहुत कनेक्ट हैं जनता से और बहुत लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जिस तरह से उनको अभी इग्नोर किया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि आगामी लोकसभा चुनाव तक तो एक बार उनको पुनः मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उसके बाद हो सकता है किसी और अन्य व्यक्ति को। ठीक है। और लास्ट में जो ये छक्का मारा, तो क्या लगता है शिवराज ही हो जाएंगे क्या मैन ऑफ द मैच? देखिए, शिवराज की लोकप्रियता बरकरार है और इसमें कोई दो शक नहीं। जिस तरीके से योजना है वो लागू कर रहे हैं, उन्होंने चुनाव के बहुत पहले से ही कांग्रेस के मुख्य मुद्दों को छीनकर अपनी सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल के पास। देखिए ऐश्वर्या, जो परिस्थितियां बन रही है, शिवराज सिंह चौहान पर चर्चा हो रही है, बघेल साहब पर चर्चा हो रही है, कौन जीतेगा, मैन ऑफ द मैच कौन बनेगा, लेकिन कुर्सी में वो चुंबक है कि हर जगह से अभी बीजेपी की मल्टी स्टारर यहाँ पर जो फिल्म एमपी में चल रही है, उसमें भी कईयों की उम्मीद जगी हुई है। उनको लगता है कि अगर शिवराज नहीं तो शायद हमारे ही भाग खुल जाए अगर बीजेपी जीत। बिल्कुल, क्यों नहीं अंजना, हर कोई यही चाहता है कि कहीं ना कहीं कुर्सी जो है वो उनके पास आ जाए। और मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से लंबी कतारें आपको नजर आएंगी मेरे पीछे, इस समय 3:30 बज रहा है लगभग, तो आप समझ सकते हैं कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो किस तरीके से एक छलांग मारेगा। लगभग 1 बजे का जो आंकड़ा हमारे पास है 45%, उससे अब हम इंतजार कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन का जो लेटेस्ट डेटा है वो आए, जो हमें समझ आता है लगभग 50% के आसपास 3 बजे तक वोटिंग हो चुकी है। और अभी भी कई सारे लोग लंबी कतारों में खड़े हैं। महिला वोटर, मैं आपको बता दूं अंजना, इस बार जो स्विंग वोट है और वो एक बड़ा खेमा जो कि कुर्सी दिलाएगा, जो कि लोगों को, मध्य प्रदेश की अगर बात करें, जो मुख्यमंत्री बनाएगा वो हो सकता है कि अब की बार महिला वोटर्स हों, क्योंकि सुबह से ही हम देख रहे हैं लंबी लंबी कतारों में महिलाएं खड़ी हैं, अपना मतदान कर रही हैं। तो हो सकता है कि अब की बार जो स्विंग वोट जिसे हम कहते हैं वो महिला बन जाए। लाडली बहना अगर हम बात करें पूरे मध्य प्रदेश में, तो ये छक्का जरूर शिवराज सिंह चौहान ने जो लास्ट बॉल थी उस पर मारा है। अब इंतजार है 3 दिसंबर का। अंजना।
सीहोर के इलाके में रवीश सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है और लाडली स्कीम को लेकर, और अब लखपति सुबह सुबह आप उनसे बात कर रहे थे जब वो नर्मदा पूजा के लिए निकले थे, वहीं पर उन्होंने टोन सेट कर दिया आज का। बिल्कुल। और अंजना आपको बता दूं कि ये टोन सेट तो उसी दिन हो गया था 5 मार्च 2023 को, जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन था और उन्होंने लाडली बहना योजना की शुरुआत की थी। उस दिन उन्होंने पहला फॉर्म भरा था और इस योजना के बाकी फॉर्म भरने जब शुरू हुए थे हितग्राही महिलाओं के, वो अप्रैल के महीने में शुरू हुए थे। लेकिन 5 मार्च को ही ये तय हो गया था कि मध्य प्रदेश में यदि 1.25 करोड़ महिलाओं को चिन्हित किया जा रहा है लाडली बहना योजना के तहत उनके खाते में 1000 रुपए डालने के लिए, तो जाहिर सी बात है ये सिर्फ एक योजना भर नहीं थी, बल्कि ये 2023 के विधानसभा चुनाव का भाजपा का एक एजेंडा था जो उस समय सेट कर दिया गया था। और आप यकीन मानिए कि अभी भी अगर आप वोटिंग प्रतिशत देखें तो जो 45.4% वोटिंग हुई है मध्य प्रदेश में 1 बजे तक, उसमें महिला और पुरुष वोटरों का अगर हम आंकड़ा देखें तो दोनों 45% पे है, मतलब बराबरी की टक्कर इस वक्त चल रही है। हाँ, दशमलव कुछ फीसदी का अंतर जरूर है महिला और पुरुष वोटरों के बीच में, लेकिन जिस तरीके से महिला और पुरुष वोटर इस वक्त अगर देखा जाए तो बराबरी पे चल रहे हैं, वो ये मान के चला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी यही दावा कर रही है कि लाडली बहनें जो हैं वो बड़ी संख्या में, और ना केवल शहरी क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र पे इसका बहुत बड़ा व्यापक असर नहीं दिखेगा, ग्रामीण क्षेत्र में जहां हम इस समय मौजूद हैं यहाँ पे अगर आप देखें तो बड़ी संख्या में महिलाएं जो आ रही हैं वो सब यही कह रही हैं कि वो हितग्राही हैं उस योजना की, और जब वो वोट डालने जा रही हैं तो कहीं ना कहीं विकास का एक जो मुद्दा है वो तो उनके दिमाग में है ही, लेकिन जो शासकीय योजनाएं हैं वो भी उनके दिमाग में है और उसी को ध्यान में रखते हुए वो वोट डालने भी आ रही हैं। और बड़ी संख्या में महिलाएं जो है वो वोट डालने इस बार के विधानसभा चुनाव में निकल रही हैं। और मध्य प्रदेश में आपको बता दें कि जब महिला शिवराज कह रहे हैं कि हम इसको 3000 कर देंगे, फिर कह रहे हैं हम लखपति स्कीम लेकर आ रहे हैं। रवीश, लौट रही हूँ आपके पास, 1 सेकंड रुक जाइए। चाहे वो कहते हैं कि 3000 कर देंगे, फिर वो लखपति की बात करते हैं, उधर कांग्रेस कहती है हम 1500 रुपए देंगे। लोकतंत्र के लिए इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता है कि महिला वोटर्स एक सबसे बड़े ताकतवर ग्रुप के तौर पर उभरी है चुनाव में। लेकिन हाँ, क्या रेवड़ियों के सहारे सिर्फ उनको अपनी तरफ करना सही है, गलत है, ये एक अनंत बहस है। आइए आपको लिए चलते हैं। अगर शिवराज सिंह चौहान की किस्मत दाव पर है तो चित्रा, दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीजेपी में आने के बाद सब पहला चुनाव है ये, और ऐसे में चंबल ग्वालियर की 34 सीटों पर सबकी नजर रहेगी कि वहां पर वो क्या ला पाते हैं। पीएम ने गुना में जाकर उनके लिए रैली भी की। अब दूसरी तरफ तोमर साहब भी उसी एरिया से आते हैं और तोमर और सिंधिया एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। मतलब दिलचस्प है ये चुनाव उस इलाके में भी। अपने आप में यकीनन ग्वालियर, गुना और आसपास के क्षेत्रों पर हम नजर डालें तो सभी ने अपनी ताकत झोंक कर रखी हुई थी। हालांकि प्रतिष्ठा की लड़ाई इस बार इसलिए है क्योंकि गद्दार यहां पर आकर संबोधित किया प्रियंका गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को, जिसके बाद उन्होंने पलटवार करते हुए लंबा चौड़ा ट्वीट करके कांग्रेस पार्टी को उसका इतिहास याद दिलाया था। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ये दावा कर रहे हैं कि सुपड़ा साफ हो जाएगा इस इलाके से ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश से कांग्रेस पार्टी का। अब इसमें कितना दम है ये देखना रहेगा। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना जिले की दिमनी से चुनावी मैदान में उतरे हैं। विधानसभा के लिए 20 सालों के बाद विधानसभा का वो चुनाव लड़ रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का वीडियो भी वायरल हुआ जिसको लेकर जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पार्टी ने उनको घेरा, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल खड़े किए। लेकिन अपने आप में नरेंद्र सिंह तोमर आज के दिन अपनी चुनावी जीत को लेकर और कांग्रेस पार्टी पर किस तरह का कटाक्ष कर रहे हैं, हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की है, सुनते हैं। आपको चाय का इंतजार तो रहता ही रहता है, लोगों को भी रहता है कि वोट डालने आएंगे तो चाय जरूर पिएंगे साथ में। मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत इसी पोलिंग पर बैठने से शुरू हुई है। जी जी जी। इसलिए मैं जब भी आता हूं तो इस पोलिंग पर बैठ के थोड़ी देर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ समय बिताता हूं। पुराने भी मित्र मिल जाते, लोग भी चाय बनाने वाले भी, वो भी आपका इंतजार करते हैं कि आएंगे। और आज फिर भी चाय स्पेशली अदरक का स्वाद अच्छा आ रहा है कि नहीं? ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरी जन्मभूमि है, सभी लोग परिवार के लोग हैं। पूरे चुनाव में सबसे अच्छा क्या आपको लगा, क्या माहौल दिखा इस बार? सबसे अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर चल रही है और महिलाएं बढ़ के और लड़ के वोट डाल रही है कमल में। तो ये मतलब जो कांग्रेस दावा कर रही है, कई तरह के बयान जारी, तो क्या कहेंगे ये दावे और कोई बातें? कांग्रेस के तो दावे और वादे दोनों ही झूठे हैं, झूठ की गारंटी है कांग्रेस। नकुल नाथ ने कहा था कि भाजपा कुछ भी कर ले लेकिन 7 दिसंबर को शपथ तो कांग्रेस ही का मुख्यमंत्री लेगा। हाँ, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक सपने देखने का अधिकार सबको है। क्या है?